कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। जब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए, ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हो जो हर महीने में एक मर्तबा ज्ञान देते रहते हैं? जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना? किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि OACG NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ। 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। रिमेनिंग लोगों के पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना, असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं, क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है। अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो
पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से हैं, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले को। एक बोलिए प्रसाद साहब। बिल्कुल है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स का अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। सर, खास करके हाँ बोलो। खास करके कल रमजान शुरू होने की उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का ऐलान किया है। अब जाहिर है वो सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज़ निकालने की तैयारी करिए। आप कुछ ना Sir, when you're talking about the CA and the implementation, you say now the rules have been given. Are you saying you'll approach the Supreme Court again and file a case? Our case is already in Supreme Court. When the last time when the Supreme Court was hearing this matter, the Union of India said that we have not yet made the rules. We had asked for a stay. The various parties have asked for a stay. Now, when the rules have been made, we'll definitely once again approach the Supreme Court. And I have contacted and spoken to my lawyer, Janab Nizam Pasha, and advocate on record, Janab Shamshad Saab also. Sir, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि it will be completely online और कोई paperwork इसमें नहीं होगा, it will be completely online and it will not take away anyone's citizenship. मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया वो, जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में।
उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनके बारे में कौन बात करेगा? मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हूं जो हर महीने में एक मर्तबा ज्ञान देते रहते हैं? फैक्ट है ना। आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूं? आसाम में आपने किया क्या? अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में NRC NPR होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी, कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है, अब सिलसिला शुरू, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन मैं हो जाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि वैसी साथ में चले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिक बनवा दें। मेरी बात चले तो मेरी बात चलेगी ना तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल में आपने नहीं किया वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको। देश में ही अच्छा मेरा बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो 10,000 इंडियंस को जो आप लोग रोक के रखे हैं। आप लेने तैयार नहीं है उनको। भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो फिर रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा? बोलिए हमको। असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना आप, सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना ये। मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए NRC होगा, NPR होगा। क्यों होगा भाई? क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था? 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं है। उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज जर्दी वाले का जाएगा। वही तुम बोल रहे थे। क्या अलग केस है? नहीं, क्या अलग केस है? नहीं, कैसा बोल रहे हैं आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि NRC नहीं कराएंगे देश में, आप NPR नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, NPR NRC का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता वो।
किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। Sir, the last time KCR had opposed the bill. No, the Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR NRC exercise will not be done in Telangana. It was a unanimous resolution, and I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise is done under a particular act. NPR NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. सर, पॉलिटिकल स्टेकहोल्डर में एक आदमी है जो इस मसले को सबसे ज्यादा उठाए, लेकिन सियासत में ये भी कहा जाता है कि अकेला करना बाहर नहीं पड़ सकता। क्या आप अपनी बात जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अपनी राष्ट्रीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे? ये देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई, अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप NRC और NPR करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया। क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। क्या पोलराइज कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ गया, अब चलो गर्म करते हैं मामले को। एक मिनट, सुमित आप बोल रहे हैं कि स्टेटलेस बना देंगे उस मामले को आगे जाकर, मगर अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी मुसलमान का सिटीजनशिप इसमें नहीं जाएगा। देखिए सुनिए, ये CAA को आपको NRC NPR से देखकर पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। सेकेंडली, ये आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। और आसाम में जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पे एक्सरसाइज हुआ NRC का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? कि आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि NRC NPR होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारा केस है, हमने हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब शमशाद साहब से मेरी बात हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि इसके ऊपर हमको जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि जब तो आप गवर्नमेंट ने कहा था कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए।
अच्छा जी, जो आसाम की आप बात कर रहे हैं, आसाम की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है उनको सिटीजनशिप दे देंगे करके कह रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है, तो क्या उनका तो कहना ही यही है कि बाकी जो देश है वो तो मेजॉरिटी मुस्लिम ये है, तो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए क्या ये मानकर चले कि 1.5 या 2 लाख जो मुस्लिम वहाँ पर है जिनको नहीं देने की बात आप कह रहे हैं, क्या वो उन देश के आए हुए हैं और इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या ये दरअसल देखिए, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन हैं, 1 से 1.5 लाख मुसलमान हैं। वो 10 से 12 लाख को सिटीजनशिप दे देंगे, 1 से 1.5 लाख मुसलमान क्यों नहीं देंगे आप? और उसको भी नहीं मानते बीजेपी वाले, बोलते और बढ़ के नाम आना चाहिए था मुसलमानों के। कैसा करेंगे? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए फिर आप। ये जो 1.5-2 लाख है, क्या वो भारतीय बिल्कुल। अच्छा, वो तो 10 से 12 लाख भारतीय है, नहीं है भारतीय है आप बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। यही तो मैं, यही देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया रिलीजन के नाम पर, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। सर, आप दूर स्टेट में जाके चुनाव लड़ते हैं, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हाँ, आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चुनाव है, क्या उसमें पड़ोसी राज्य चुनाव है। आंध्र प्रदेश में चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, हाँ, नहीं अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जगन तो हमारा दोस्त है और रहेगा। तो आपका सपोर्ट है सर? नहीं भाई, आप भी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन है क्या आप मेरे? अपना काम आप करते, मेरा काम मैं करता हूँ। नहीं, आप साथ नहीं, देखिए, अब तक तो बीजेपी वहां पर टीडीपी से अलायंस कर ली। नहीं, सुनिए, सुन तो लीजिए। बीजेपी नायडू एक साथ आ गए और चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा था। निकाल कर देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, निकाल कर देख लीजिए। और फिर बीजेपी वाले हमको बोलते ये आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, अजीब मामला है। अब बीजेपी नायडू लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन बचता है आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज, जिसमें दलित्स और आदिवासियों के पास? क्या वो बीजेपी और नायडू के अलायंस को वोट देंगे क्या? नहीं, सुनिए, देखिए, आप ऐसा डोंट जंप द गन, सुन ले तो लीजिए। तो ये बात है। Sir, so if Naidu hadn't come in alliance with the BJP, do you think there would have been a fighting chance for the minorities? That's what you're No. trying to say. What I'm saying is that Mr. Chandrababu Naidu was with BJP, and when I was an MLA, he supported Vajpayee also. So he has been consistently playing footsie with BJP. When he supported Mr. Narendra Modi to become the Prime Minister in 2014, when he left Mr. Narendra Modi, he called him a terrorist. Now he has again rejoined BJP. So the Muslims, Dalits, Christians and Adivasis of Andhra Pradesh will play a very decisive role now. Sunni will play a very decisive role. You will see what will happen. सर, हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन, हाँ, जियो मैं इलेक्शन लड़ा तो बी टीम हो जाता हूँ, और कोई सुनिए और कोई बीजेपी से अलायंस कर लेगा तो दूध का धुलावा रहेगा। हाँ, ये सुन तो लीजिए। जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, हाँ, आप उसको बिठा के चाय पिला रहे हैं। और जो CAA का कानून बना रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश पे नहीं होगा? कि देश में अगर NPR NRC होगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं होगा क्या? आंध्र प्रदेश में भी होगा। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, नहीं, आप हमेशा इंटरेस्टिंग करते हैं आप। नहीं, मेरे बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर माधवी लता को, और वो ओल्ड सिटी में आपके इलाके में बोले कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने मुस्लिम को जानबूझ के विरोध रखा, आपने वोट के लिए हाँ, उन्होंने भी कहा कि वोट में जो है नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। देखिए, कोई भी लड़े मेरे खिलाफ, लड़ना तो है किसी को। अब मैं कहाँ दिमाग लगा के बैठूं? मेरा काम इलेक्शन। अरे आरोप तो लगते ही है ना,
आरोप कब नहीं लगे मुझ पर? नई बात क्या है? आरोप तो लगते रहेंगे, लगाइए आरोप। कौन कह रहा है आरोप मत लगाइए? लगाइए। आप मुझे देखते ही चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो वही आरोप लग जाता है, देखिए ये कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई तो कैंडिडेट होगा ना। मेरे को नहीं मालूम उस बारे में। You see, first of all, please remember, the non-refoulement policy, we are not a signatory, but we have always accepted it. And if refugees come to India, UNHCR card is given to them. Then a long-term visa is given. This law, which has been made on the basis of religion, is unconstitutional. It violates right to equality. This propaganda of BJP that, oh, we cannot give citizenship, we didn't have power, is completely wrong. You had all the powers. Executive decision can be taken. Who's stopping you from doing that? And why are they not taking the 5 lakh and odd Kashmiri Pandits to Kashmir? Why are they not bringing back those 10,000 illegal Indians who are in Great Britain? वापस लाइए ना उनको आप, वो भी नहीं ला रहे वापस उनको आप। Yes, because it is part of the Citizenship Act. No, please understand. Census is under Census Act. The NPR NRC is done under the Citizenship Act, and it has been done in Assam, for example. Look at the Citizenship Act 1955. Then it talks about various things, National Register. So these are all NPR, NRC are part of the Citizenship Act. So how can you not relate to it? It is part of that. सर आपकी सवाल, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, जी, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चुनाव के लिए? नहीं, उससे इसको क्या करने का है? आप जो वतन उठा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, नहीं, वो आप देखिए, वो एक्सरसाइज तो आपको भी करनी चाहिए, आपकी शुगर कम हो जाएंगी। आप करते नहीं हैं। हाँ, नहीं तो करने चाहिए। मैं भी हफ्ते में 3-4 दिन मौका मिला तो कर लेता हूँ। नहीं करना चाहिए। अच्छा सेहत। वो ऑलरेडी केस है ना, ऑलरेडी केस है, हमारा भी केस है। हाँ, मेरा मैं खुद केस डाला हूँ मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में। मैं कैसा बोलूं? मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। आप क्या, जैसे इससे पहले सवाल पूछा गया था, नाइक मैनेट का सपोर्ट लेंगे क्या? अरे भाई, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। सर वही चीज है कि मकसद एक है लेकिन पूरा उनके अलग-अलग। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है ना, मंजिल तो एक ही है। केरला में जिस तरीके से मतलब राज्य क्या, जिस तरीके से आपने भी कहा कि रेवंत रेड्डी से यहाँ पर ना लेकर आए, तो आपको लगता है कि ऐसे हर राज्य करेगा तो दबाव बढ़ेगा? केरला से हो रहा है शुरुआत। नहीं, केरला तो पहला स्टेट था जिसने, माफ करना एक, जिसने इसके खिलाफ जो है एक बाज़ाब्ता उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था। केरला के ने 2019 में उसने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दैट द एप्रीहेंशंस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एनपीआर related activities leads to NRC in the wake of Citizenship Amendment Act 2019, the state government orders to stay all the activities connected with the updation of NPR in the state forthwith. This was the more or less the same resolution was also passed in Telangana Assembly. And my request to the present Chief Minister is that because
Government is always in a continuous form. Parties will change based on the mandate of people have given. Now, a resolution of the assembly is already been passed in Telangana. We hope that the present chief minister will also ensure that NPR and NRC will not be done in Telangana. Census has to be done, but NPR and NRC will not be done because the resolution has been passed, and even the Congress party as a party at that time, when KCR was CM, that supported this resolution. मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह से राज्य, अलग-अलग राज्य जो एनडीए से नहीं जुड़े हैं, क्या वहाँ के अगर जो भी सीएम है या फिर सरकारें ऐसे करेंगे तो दबाव बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि सीए के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। करे तो बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से कोई अपील? नहीं, करे तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कोई भी परसिक्यूटेड हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स को सिटीजनशिप देने के खिलाफ कभी था ना कभी रहेंगे, मगर ये कानून जो आप बना रहे हैं इसको आपको एनआरसी एनपीआर से देखना पड़ेगा। यू कैनॉट इग्नोर इट कि ये जो एनआरसी होगा, एनपीआर हो, एनपीआर एनआरसी होगा, इसे जोड़ के देखना पड़ेगा आपको। और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, शाहीन बाग में। मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को जिन्होंने देश को एक राह दिखाई थी। एक बात समझिए, ये क्या कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है क्या? 130 करोड़ जनता का चुनाव हो रहा और नोटिफिकेशन आने से 4-5 दिन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब रिजाइन कर देते हैं। ये क्या मजाक है क्या भाई? ने तो मत कराइए इलेक्शन, क्या है ये? 4 दिन पहले वो रिजाइन कर देते हैं और फिर आप 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे अभी आप। माने अब 14 तारीख को बोल रहे हैं, मीडिया में आया कि 14th को मीटिंग होगी। जाहिर है गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। जो गलत कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप बना रहे हैं, तो माने 2:1 पे आप 2 लोगों को बना देंगे। दूसरे दिन शायद हो सकता है प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर ले और 1 दिन 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर देंगे। कैसे, क्या है ये तो काफी अजीब है। सर, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी यहाँ पे तेलंगाना में और कई सारी जगह भी वो विजिट कर रहे हैं और इस बार 405 बोल रहे हैं और 370 इज द टारगेट इज व्हाट दैट गेम। सो मतलब हो चुके हैं कि इलेक्शन से पहले ये लेके आया गया था गरम कर, तो मगर वो तो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम एलोकेट किए हैं और दे भी रहे हैं स्टेट्स। एक बात सुनिए, हम प्रधानमंत्री क्या बोलते, हम दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे बोलते ना, क्या तीसरी बड़ी बन जाएंगे। पर कैपिटा इनकम में हमारा पोजीशन कितना है? 152 पर कैपिटा इनकम में। भाई 50 पे तो ला लीजिए आप, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अरे भाई पर कैपिटा इनकम में 150 पे नंबर पे हम लोग। बेरोजगारी आप जैसे नौजवानों का मुखद्दर बन चुका है। इन्फ्लेशन देख लीजिए, कीमतों को देख लीजिए, तनख्वाहें कम हो रही हैं। इस पर कौन बात करेगा? इस पर क्या उन्होंने क्या बताइए बीजेपी ने? गृह मंत्री अमित शाह ने अभी शहर हैदराबाद में भाषण दिया है, बोला है कि 3 पार्टियां एक ही हैं और कांग्रेस और टीआरएस मजलिस का एजेंडा बुलंद कर रही है। कांग्रेस और टीआरएस मजलिस का एजेंडा चला रही है। मेरा एजेंडा चला रही है। मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मेरा एजेंडा ये है कि CAA कानून के खिलाफ हमने बिल को फाड़ा, ये संविधान के खिलाफ है। मेरा एजेंडा ये है कि देश में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ना चले। मेरा एजेंडा ये है कि देश में भाईचारगी रहे, बीजेपी उसके खिलाफ है। मेरा एजेंडा ये है कि देश में किसी का नाम की बुनियाद पर घर ना तोड़ा जाए, ना उसको गोली मारी जाए। ये मेरा एजेंडा है। और चंद्रबाबू नायडू क्या हो गए उनके लिए? नायडू उनके लिए अब अच्छे हो गए। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा था कि आप लिख कर रख लीजिए, कभी हम इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आप गले मिल रहे हैं उनसे। बताइए इनके बारे में क्या है? तीनों पार्टियों को उन्होंने परिवारवादी, वंशवादी कहा। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी में जो इतने लोग जो MP बन रहे हैं, टिकट जिनको मिल रहा है, वो आसमान से उतरे क्या?
उनके बाप या उनकी माँ बीजेपी में नहीं थी, उनके चाचा नहीं थे। हाँ, और आप बड़ा बोल रहे हैं। आप सबको तो आप दे रहे हैं टिकट। अशोक राव चौहान को आप गाली दी, अशोक राव चौहान को आप राज्यसभा दे दिया आपने। उनके पिता क्या थे? भारत के होम मिनिस्टर थे वो। कितने लोगों को आप कर रहे हैं? तो आपको दिखता ही नहीं है कुछ। अहंकार इतना है कि बस हम सब साफ सुथरे हैं, बाकी सब गंदे हैं। तो क्या बोलेंगे उसका?